जब अमर चौधरी और उनकी पत्नी वापस लौट गए तो गौरी ने राहत की सांस ली। गांव में ये खबर फैलते देर नहीं लगी। लोग न जाने कैसी कैसी बातें करने लगे। लोग कहते थे कि जरूर लड़के में कोई नुक्स है, तभी वह एक नशेड़ी की बेटी से अपने बेटे की शादी करवा रहे हैं। लेकिन गौरी की दोस्त रूपा ने अभी कुछ दिनों पहले ही हवेली के राजकुमार आरव चौधरी को कार से कहीं जाते हुए देखा था और वह पूरी तरह ठीक ठाक थे। तू बिल्कुल चिंता मत कर गौरी, रूपा बोली। ये गांव वाले जलते हैं, तेरी किस्मत से, और कुछ नहीं। लेकिन वो मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? ये कैसा सवाल है? रूपा ने उसे डांट लगाई। जब ऊपर वाला तुझे इतने दुख दर्द दे रहा था तब तूने कभी सवाल किया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आज जब तेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो तू सवाल क्यों कर रही है? गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सोचने के बाद उसने धीरे से बोला, अच्छा रूपा, ये बता, वो दिखते कैसे हैं? ओहो, बड़ी जल्दी है तुझे जानने की। अब सीधा शादी के दिन ही देख लेना, रूपा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। तो गौरी भी शर्मा गई। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। अमर चौधरी की शर्त थी कि शादी में उनके परिवार के अलावा कोई और हिस्सा नहीं लेगा। हरिया के वैसे तो कोई रिश्तेदार नहीं थे। गौरी की एक मौसी थी और एक मामा भी थे, लेकिन उन्होंने हरिया के व्यवहार के कारण सालों से बोलचाल बंद कर रखी थी। इसलिए हरिया को अमर चौधरी की शर्त से कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, गौरी अपनी बचपन की सहेली रूपा को बुलाना चाहती थी, लेकिन हवेली वालों ने साफ मना कर दिया। गौरी को सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी। वह बस अंदर ही अंदर घुट रही थी। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि अब पीछे हटने का विकल्प नहीं था, और सच तो यह था कि उसके और उसके बाबा की इतनी औकात नहीं थी कि वह पीछे हट सके या हवेली वालों की किसी बात को काट सके। शादी की सुबह ही हवेली के कुछ नौकर नौकरानियां हरिया के घर आए थे और उसके घर को थोड़ा बहुत सजा गए थे, और एक नौकरानी ने गौरी को भी थोड़ा बहुत सजा दिया था। सच तो यह था कि नए कपड़ों में सोने के जेवर पहनने के बाद और थोड़ी बहुत सजावट के बाद गौरी भी किसी बड़े खानदान की बहू लग रही थी। जब गौरी ने अपने आप को शीशे में देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने न जाने कितने सालों से नए कपड़े नहीं पहने थे, और ये इतने सारे सोने के जेवर उसने तो सपने में भी कभी नहीं सोचा था। उसके पास उसकी माँ का एक सोने का मंगलसूत्र और दो सोने के कंगन थे, लेकिन वो सब भी हरिया ने बेचकर नशा कर लिया था। अंधेरा घिरा तो हवेली से बारात उसके घर पर आई। बेटी, ये हवेली के कुल देवता का प्रसाद है। समधी जी ने कहा है कि तुझे भी पिला दूं और खुद पी लूं। हरिया ने एक छोटा सा सोने का लोटा गौरी को दिया। गौरी ने देखा कि उसमें केसर मिला हुआ दूध था। उसने ऊपर से ही आधा दूध खुद पी लिया और बचा हुआ आधा दूध हरिया को दे दिया। हरिया ने भी जल्दी जल्दी वह दूध पी लिया और बाहर निकल गया। गौरी ने अपनी पूरी जिंदगी में अपने बाबा को इतना खुश कभी नहीं देखा था। दूध पीते ही गौरी का सर चकराने लगा। उसने सोचा कि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है, शायद इसलिए ही ऐसा हो रहा है। वह पानी पीने के लिए उठी, लेकिन उसका पैर कांप गए और वह वापस बिस्तर पर बैठ गई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने सोचा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोचती, हवेली की एक नौकरानी आई और उसे अपने साथ बाहर बने छोटे से मंडप तक लिवा ले गई। गौरी की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। वह बड़ी मुश्किल से नौकरानी का सहारा लेकर चलते हुए मंडप तक पहुंची। उसने अपने सीने तक घूंघट ओढ़ा हुआ था, इसलिए वैसे भी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मंडप में बैठने के बाद उसने अपने होने वाले पति को देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ साफ साफ दिखा नहीं। शादी की रस्में शुरू हुई और वह नींद की हालत में सब करने लगी। एक बार उसे लगा कि पंडित ने उसे एक परात में हाथ धोने को कहा है, जिसमें लाल लाल खून भरा हुआ था। लेकिन गौरी ने अपने आप को समझाया कि यह जरूर लाल आलते वाला पानी होगा। लेकिन ये कैसी रस्म थी? उसने मन ही मन सोचा। उसने तो गांव में कई शादियां देखी थी, लेकिन ऐसी किसी रस्म के बारे में तो उसने नहीं सुना था। उसने ज्यादा सोचने की कोशिश की तो उसका सिर और भी चकराने लगा। थोड़ी देर बाद फेरे के लिए उसे उठाया गया और एक नौकरानी ने उसे पकड़कर फेरे करवाने शुरू किए। इस दौरान गौरी ने देखा कि उसके बाबा तो एक किनारे कुर्सी पर बैठे बैठे सो रहे हैं।
आखिर में जब सारी रस्में खत्म हुई तो सवेरा होने को आ रहा था। दुल्हन को विदा करने का समय आ गया था। हवेली के एक नौकर ने हरिया के मुंह पर छींटे मारकर उसे जगाया और ले जाकर नए वर वधू के सामने खड़ा कर दिया। गौरी और उसके पति ने झुककर हरिया के पैर छुए और हरिया ने झूलते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद गौरी को आरव के साथ एक कार में बैठा दिया गया। कार चली तो ठंडी हवा का पहला झोंका आते ही गौरी सो गई। कब वह हवेली पहुंचे, कब किसी ने गौरी को एक कमरे में पहुंचा दिया, उसे बस इन सब की धुंधली सी याद थी। वह जिस कमरे में थी वहां एक बड़ा खूबसूरत बिस्तर रखा हुआ था। वह पर लेटी और तुरंत ही सो गई। जब गौरी की आंख खुली तो कमरे में अंधेरा था। गौरी की धड़कन बहुत तेज चल रही थी और उसका गला सूख रहा था। उसे कई मिनट लग गए यह समझने में कि वह कहाँ थी, लेकिन कमरे में अंधेरा क्यों था। उसकी नजर कमरे में एक और लगे बड़ी सी घड़ी की ओर गई तो उसने देखा कि 6 बज रहे हैं। तो क्या शाम हो गई है? वह सुबह से शाम तक सोती ही रही। कोई उससे मिलने नहीं आया, किसी ने उसे जगाने की कोशिश नहीं की। वह उठकर खिड़की तक पहुंची तो उसने पाया कि खिड़की के दरवाजों पर ताले लगे हैं। अजीब बात है, उसने मन में सोचा। वह दरवाजे पर पहुंची तो उसने पाया कि दरवाजा भी बाहर से बंद है। कुछ मिनट तक उसने अंदर से ही दरवाजे पर थाप दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिर में वह जोर से चिल्लाई, कोई है? फिर भी कोई जवाब नहीं आया तो वह परेशान हो उठी। आखिर हो क्या रहा था उसके साथ? क्यों शादी के बाद ही उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया? एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरने लगी और उसका सिर फिर से चकराने लगा। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी और आखिर में दरवाजे के पास ही बेहोश होकर गिर पड़ी।